मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट 3। इस पार्ट 3 में हम क्या क्या रखते हैं, क्या क्या कंटेंट हैं, हम आपको बताएं। हम डायमेंशनल फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ ही हम चेंज कर दें या क्वेश्चन चेंज कर दे तो फिर कैसे डिराइव करते हैं। सो हाउ टू डिराइव द डायमेंशन फार्मूला with the help of the fundamental physical quantities, and if fundamental physical quantities change, so how to derive the dimensional formula of the physical quantity. These two types of the questions. So question number 1, find the dimension formulas of charge, potential, resistance and capacitance. ठीक है। Yes, sir. So charge equals to current into time. You know, current is a fundamental physical quantity, time is also fundamental physical quantity, and the symbolic representation of the current is A and time is capital T. So the dimensional formula of the charge AT. Potential is a work done to bringing charge. So V equals to वर्क अपॉन चार्ज। बच्चों, पोटेंशियल का एक्चुअल डेफिनेशन होता है टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब दैट पॉइंट की मीनिंग है इनसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज बोलें तो पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। अब ऑलरेडी यू नो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वर्क and the dimensional formula of the charge. So substitute the value of work, dimensional formula of the work, m L square t to the power minus 2 divided by 80. So the dimensional formula of the potential is m L square a to the power minus 1 t to the power minus 3. Resistance R equals to potential difference upon current. अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला पता है, एम एल स्क्वायर ए टू द पावर माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 2, और करंट का डायमेंशनल फार्मूला ए। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया एम एल स्क्वायर ए टू द पावर माइनस 2 टी टू द पावर माइनस 3। नेक्स्ट कैपेसिटेंस सी इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब बच्चों, आप चार्ज का डायमेंशन जानते हो ए टी, पोटेंशियल का डायमेंशन भी जानते हो, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया और चार्ज का कैपेसिटेंस का डायमेंशन फार्मूला आपको मिल गया। ये तो सिंपल फार्मूला थे और ये सिंपल प्रोग्राम था जिसे आपने पहले भी पढ़ लिया। कुछ नया तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो आपको जो क्वेश्चन दिया जाए उसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ही चेंज कर दी जाए, तो अब की बार टेकिंग वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास क्वेश्चन है कि वेलोसिटी को, टाइम को, फोर्स को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लिया जाए तो मास का डायमेंशनल फार्मूला पता करना है या डायमेंशंस ऑफ द मास पता करना है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा पढ़ा है कि मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ तो मास डिराइव यूनिट है। चलिए फोर्स के साथ रिलेशन देखते हैं। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यहाँ नहीं है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, वेलोसिटी इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइम इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एंड फोर्स इज आल्सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दैट्स व्हाई मास इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम अपॉन वेलोसिटी। तो फोर्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? एफ, टाइम का क्या हुआ? टी, और वेलोसिटी का हुआ वी। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ द मास इक्वल्स टू एफ टी वी टू द पावर माइनस 1। और आपको एक बात की जानकारी है, डायमेंशन इज ऑलवेज रिटन इनसाइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको रख लिया। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल थोड़ी सी डिफिकल्ट है। यहाँ if density, acceleration due to gravity and frequency are basic quantities, basic मतलब fundamental physical quantity,
फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। तो डायमेंशन किसका पता करना है? फोर्स का। अब की बार डिराइव यूनिट क्या है? फोर्स। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्रीक्वेंसी। अब according to this question, the symbolic representation of the density is rho, acceleration due to gravity is g, and the frequency is nu. तो सबसे पहले हम रो को देखते हैं, मतलब डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू होता है, या डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है m l टू द पावर -3 t टू द पावर 0। तो यहाँ से रो इक्वल टू m l टू द पावर -3, g इक्वल टू होता है l t टू द पावर -2 और न्यू टू द इक्वल टू होता है t टू द पावर -1। यहाँ हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करनी है, कुछ ज़्यादा ध्यान देना बेटा। देखो t टू द पावर -1 की जगह हम कितना लिख सकते हैं? न्यू। और l की जगह कितना लिख सकते हैं? जी टी स्क्वायर। फिर से सुन लो बेटा, अगर हम l की वैल्यू निकालें, यहाँ लिखते l की वैल्यू निकालें तो l इक्वल टू होगा g अपॉन टी टू द पावर -2, ये होगा। और t टू द पावर -1 की वैल्यू यहाँ से लिखी है न्यू। अब हम रो की वैल्यू m l टू द पावर -3 में इन सबको सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है? ठीक है ना? तो देखो हमें क्या मिल जाएगा? रो g टू द पावर 3 न्यू टू द पावर -6, l इक्वल टू क्या मिलेगा? g न्यू टू द पावर -2 और t इक्वल टू क्या मिलेगा? न्यू टू द पावर -1। एक बार फिर से सुन लो बच्चों, आप बहुत ध्यान से सुन लो। इससे न्यू इक्वल टू टी टू द पावर -1 से हम लिख सकते हैं t इक्वल टू न्यू टू द पावर -1। इस दूसरे से हम l इक्वल टू लिख सकते हैं g इंटू न्यू टू द पावर -2, क्योंकि मैंने t टू द पावर -2 की वैल्यू रख दी। फिर जो फर्स्ट इक्वेशन है रो m l टू द पावर -3, इसमें हमने m की वैल्यू निकाली तो रो अपॉन l क्यूब आया, रो अपॉन l टू द पावर -3 आया। ठीक है बच्चों, अब मैंने यहाँ l टू द पावर -3 को लिख दिया है ऊपर, तो ये हो गया m इक्वल टू रो l क्यूब। l क्यूब की वैल्यू मैंने यहाँ से सब्स्टिट्यूट की, क्योंकि l की वैल्यू कितनी थी? g इंटू न्यू टू द पावर -2, तो m इक्वल टू हो गया रो g क्यूब न्यू टू द पावर -6। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है? m l t टू द पावर -2, तो m की वैल्यू रो g क्यूब न्यू टू द पावर -6, l की वैल्यू g न्यू टू द पावर -2, फिर t टू द पावर -2 की वैल्यू न्यू स्क्वायर, जो कैंसिल होता था हो गया, जो बच गया वही डायमेंशन ऑफ द फोर्स था। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। रो इक्वल टू m l टू द पावर -3, क्योंकि रो का डायमेंशन है। g इक्वल टू l t टू द पावर -2, क्योंकि वो ग्रेविटी g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन है। न्यू टू द पावर न्यू इक्वल टू t टू द पावर -1, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है। आपको ध्यान रखना है कि इनकी मदद लेकर, रो जी न्यू की मदद लेकर, इनकी सहायता लेकर, इनको यूज करके फोर्स का डायमेंशन आपको बताना है। तो जो लास्ट में लिखा है न्यू इक्वल टू टी टू द पावर -1, वहां से आपको टी इक्वल टू न्यू टू द पावर -1 मिल गया। दूसरा जो इक्वेशन है जिसमें एल इक्वल टू जी टी स्क्वायर है, वहां से आपको मिल गया एल इक्वल टू जी टी स्क्वायर, बिकॉज एल इक्वल टू जी अपॉन टी टू द पावर -2, तो टी टू द पावर -2 ऊपर गया तो जी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो एल इक्वल टू जी न्यू टू द पावर -2 हो गया। अब फिर हमने एल की वैल्यू रो अपॉन एल टू द पावर -3 या रो एल क्यूब लिखा, एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो एम इक्वल टू मिल गया मुझे रो जी क्यूब न्यू टू द पावर -6। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी टू द पावर -2, हमने सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया और सॉल्व हो गया, हमारा सोल्यूशन आ गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन थोड़ी सी टफ है, आप इसे 2 बार देखिएगा। नेक्स्ट, इफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट c, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g and atmospheric pressure p are fundamental physical quantity, find the dimension of the length। क्वेश्चन उसी तरह का है, लेकिन अब की बार जो आपके पास है
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट क्या है, सी है, स्पीड ऑफ द लाइट। दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी है। और तीसरा क्या है, प्रेशर। तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब सी का डायमेंशन आपको पता है, एल टी टू द पावर -1। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का डायमेंशन पता है, एल टी टू द पावर -2। और प्रेशर का डायमेंशन आपको पता है, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। अब देखो लेंथ एल, एल को आप लिख सकते हो एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 डिवाइड बाई एल टी टू द पावर -2, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको एक चीज़ मिल गया, यहाँ एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 की जगह में हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर, और जहाँ एल टी टू द पावर -2 लिखा है वहाँ पे लिख देंगे जी। तो मुझे लेंथ इक्वल टू क्या मिल गया, सी स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है बच्चों, चलो इसका डायमेंशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे कुछ ध्यान से देखना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय n इक्वल्स टू माइनस कैपिटल डी n2 माइनस n1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इस क्वेश्चन में सिंबल्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। n1 एंड n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर द वैल्यूज ऑफ x मीन to x1 and x2 and find the dimension of the diffusion constant d। तो मुझे किसका डायमेंशन पता करना है, d का। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पढ़ता हूँ, आप देखिएगा। द नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया मतलब n क्या है, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया। n2 माइनस n1 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब x2 माइनस x1 वन डायमेंशंस, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द d। बच्चों यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड, मतलब n इक्वल्स टू l टू द पावर -2 t टू द पावर -1। टी टाइम के लिए है, एल एरिया के लिए है, एन नंबर है, मतलब 1/a/t। ए का डायमेंशन एल स्क्वायर, टी का डायमेंशन टी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड का डायमेंशन आया एल टू द पावर -2 टी टू द पावर -1। सेकंड थिंग है n2 माइनस n1, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब n2 माइनस n1 इक्वल्स टू 1/v। 1/v means 1/l cube equals to l to the power -3। x2 माइनस x1 इक्वल्स टू पोजीशन। अब पोजीशन का डायमेंशन होता है l, अब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो d इक्वल्स टू होगा n इंटू x2 माइनस x1 डिवाइड बाई n2 माइनस n1। यहाँ माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम माइनस को हटा देते हैं। तो n क्या है, l टू द पावर -2 t टू द पावर -1। x2 माइनस x1 क्या है, l डिवाइड बाई n2 माइनस n1 क्या है, l टू द पावर -3। सो द डायमेंशन ऑफ द d इज l स्क्वायर t टू द पावर -1। ओके ओके। नेक्स्ट टॉपिक, फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स कांस्टेंट फॉर द डायमेंशंस। On the basis of the dimensions, we can classify quantities into 4 categories. On the basis of the dimensions, dimensions के आधार पर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को 4 कैटेगरी में डिराइव कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल्स। द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच possess dimensions and have variable values are called dimensional variable, जैसे एरिया, वेलोसिटी, वॉल्यूम, फोर्स एक्सेट्रा।
इनको हम लिखते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स में। अब डायमेंशन लेस वेरिएबल, कुछ ऐसे वेरिएबल हैं जिनकी फिजिकल क्वांटिटीज तो हैं लेकिन उनके डायमेंशंस नहीं हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो डायमेंशंस बट हैव वेरिएबल्स वैल्यू आर कॉल्ड डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। एंगल का डायमेंशन फार्मूला होता है m0 l0 t0, इसमें डायमेंशंस नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका भी डायमेंशन m0 l0 t0। स्ट्रेन, इसका भी डायमेंशन m0 l0 t0। रिलेटिव डेंसिटी, इसका भी डायमेंशन m0 l0 t0। तो जो इस तरह के डायमेंशन वेरिएबल्स हैं जिनके डायमेंशंस नहीं है या डायमेंशन लेस हैं लेकिन वेरिएबल हैं, उन्हें हम बोलते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब डायमेंशनल कांस्टेंट, some physical quantities which possess dimensions and here constant values are called dimension constant। ये बच्चों अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे कांस्टेंट हैं जिसके डायमेंशंस होते हैं और कुछ ऐसे कांस्टेंट हैं जिसके डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो जिन कांस्टेंटों के डायमेंशंस होते हैं उन्हें बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, और जिन कांस्टेंटों के डायमेंशन नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब डायमेंशन कांस्टेंट में क्या क्या आया, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट का कांस्टेंट, लेटेंट हीट का कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये सब ऐसे कांस्टेंट हैं जिनका डायमेंशन है, लेकिन ऐसे कांस्टेंट भी हैं जिनका डायमेंशन नहीं है, जैसे पाई, एक्सपोनेंशियल टर्म का ई, साइन थीटा कॉस थीटा, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सब के डायमेंशंस नहीं। तो बच्चे ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो आपको ध्यान रखना है, हमने 4 टाइप्स का वेरिएबल्स देखा है। डायमेंशनल वेरिएबल्स जिनको आप जनरल यूज करते हैं, वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, फोर्स, वर्क, एनर्जी, दिस टाइप्स। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स जिनके डायमेंशंस नहीं हैं। फिर डायमेंशनल कांस्टेंट, कुछ ऐसे कांस्टेंट आते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद जिनके डायमेंशंस हैं, और कुछ ऐसे कांस्टेंट हैं जिनके डायमेंशंस नहीं। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशन फार्मूला और एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। सो इन दिस केस the method of studying a physical phenomenon on the basis of the dimension is called dimension analysis। ध्यान रखना बच्चों, ऐसा मेथड जिससे हम फिजिकल फिनोमिनन को डायमेंशंस के बेसिस में एनालिसिस करते हैं उसे हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। अब फॉलोइंग आर द 3 मेन यूजेस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। नंबर 1, to convert a physical quantity from one system to another system. Number 2, to check the correction of a given physical quantities. Number 3, derive a relationship between different physical quantity. And number 4 find the नेम ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला। लेकिन कई बार डिफरेंट टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग अ सेम डायमेंशंस, इसलिए हम इस 4 टाइप को इसके एप्लीकेशन में नहीं लिखते। जैसे वर्क फिजिकल क्वांटिटी है और टॉर्क फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों के डायमेंशन सेम है, तो अगर ml² (2) लिख दिया जाए तो हम उसे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, वर्क लिखेंगे या टॉर्क लिखेंगे? ये ठीक से क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए हमने इसको हटा दिया। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, हम डायमेंशनल फार्मूला से एसआई सिस्टम की यूनिट लिख सकते हैं। कैसे? जैसे लिखा है LT⁻⁻1 मतलब मीटर पर सेकंड, LT⁻⁻2 मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, MLT⁻⁻2 मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक चीज़ कंट्राडिक्शन है कि मान लीजिए आया LT⁻⁻1, आपने लिख दिया मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड क्या है, स्पीड है या वेलोसिटी है? क्वेश्चन मार्क हो गया। इसलिए हम डिसाइड नहीं करते और हम एनालिसिस करते समय केवल 3 बातों को ही रखते हैं। नंबर 1,
to convert physical quantity from one system to another system, and number 2, the check the correctness of the given physical relations, and number 3, derive relationship between different physical quantities. तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल को आगे से पढ़ते हैं. अब क्वेश्चन है अपना, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू ऑफ यूनिट टू अनदर. बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अगर चेंज होता है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला चेंज नहीं होता है. जैसे अगर किसी की लेंथ है 1000 किलोमीटर या आप कह दीजिए 1 लाइट ईयर, तो उसका डायमेंशन एल होगा. या किसी का लेंथ है 0.001 सेंटीमीटर, तो उसका भी डायमेंशन एल ही होगा. ठीक है. अगर मान लीजिए हमने एक प्रोटॉन लिया और उसका मास कंसीडर किया तो उसका मास m होगा. और अगर हमने अर्थ लिया और अर्थ का मास कंसीडर किया तो भी उसका डायमेंशन m होगा. मतलब मास, लेंथ या टाइम को डिसाइड करते समय, डायमेंशन लिखते समय हम इस चीज़ को डिसाइड नहीं करते हैं कि जो सिस्टम ऑफ द यूनिट है वो क्या है. हम ये देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसका डायमेंशनल फार्मूला लिखा हुआ है. तो बच्चों यहाँ पर एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q, जिसका फर्स्ट सिस्टम में नंबर है N1, यूनिट है U1, और सेकंड सिस्टम में नंबर है N2 और यूनिट है U2. तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2. अच्छा, N1 U1 और N2 U2 बताते समय मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ. मान लीजिए कहीं लिखा है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. तो ग्राम क्या है? छोटी यूनिट है. किलोग्राम क्या है? बड़ी यूनिट है. N1 क्या है? नंबर. N2 भी नंबर है. तो जब बड़ी यूनिट छोटी यूनिट में कन्वर्ट होती है तो नंबर इंक्रीज कर जाते हैं. 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड. ध्यान रखना बच्चों, इसमें कंसीडर किया है कि मान लीजिए दिस फिजिकल क्वांटिटी का लेट M1, L1 एंड T1 बी द साइज ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ mass, length and time in one system, and M2, L2, N2 are the corresponding units of the another system. बच्चों ध्यान रखना, डायमेंशंस चेंज नहीं होते, मतलब पावर चेंज नहीं होते, तो पावर दोनों के सेम रहेंगे. तो फर्स्ट में N1 M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C. और अनदर सिस्टम में N2 इक्वल टू M2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B, T2 टू द पावर C. तो आपको फर्स्ट सिस्टम में N1 U1 इक्वल टू, दूसरा सिस्टम N2 इंटू U2. N1 N2 तो चेंज नहीं किया, तो अब N1 इंटू U1. U1 की वैल्यू क्या है? M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C. दूसरे साइड जाइए, N2 इंटू M2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B, T2 टू द पावर C. अब मुझे फर्स्ट सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे N2 की वैल्यू को पता करना है. तो सिंपल सा मैथमेटिक्स लगाया, N2 इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 होल टू द पावर A, L1 अपॉन L2 होल टू द पावर B, T1 अपॉन T2 होल टू द पावर C. ये तो बन गया बेटा फार्मूला. अगर हम किसे चेंज करते हैं, रुकना, अब आपको यहाँ बहुत ध्यान से देखना है. जिस सिस्टम को बदलना है वो ऊपर है, M1 होगा, L1 होगा, T1 होगा. जिस सिस्टम में बदलना है वो नीचे है, M2 होगा, L2 होगा, T2 होगा. ठीक है. सपोज अगर MKS को CGS में बदलना है तो ऊपर क्या होगा? MKS, और नीचे क्या होगा? CGS. और सपोज CGS को MKS में बदलना है तब ऊपर क्या होगा? CGS, नीचे क्या होगा? MKS. और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना बच्चों कि केवल MKS CGS बदल जाए ऐसा ही नहीं होता. क्वेश्चन आपसे कह देता है कि फर्स्ट सिस्टम में किलोमीटर में था, लेंथ मास टन में था, टाइम आवर में था. दूसरे सिस्टम में मास ग्राम में था, लेकिन लेंथ मीटर में थी. तो जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बदलना पड़ेगा. लेकिन बदलना कैसे है ये आपको समझ लेना है कि जो ऊपर लिखा हुआ है उस सिस्टम को बदलना है और जो नीचे लिखा है उस सिस्टम में बदलना है. ठीक है बच्चों, चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको पढ़ना समझना चाहते हैं.
एग्जाम्पल है, लेट अस कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। अब प्रॉब्लम है 1 जूल को किस में चेंज करना है, अर्ग को। तो सबसे पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि ये जूल किसका यूनिट है। तो जूल किसका यूनिट है भैया, जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क और एनर्जी। तो पहला काम होता है कन्वर्जन में कि हम ये समझ पाएँ कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है जिसका यूनिट दिया है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, वर्क। अब दूसरा क्या है, दूसरा फिर मुझे उस वर्क का डायमेंशनल फार्मूला याद होना चाहिए। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या है, मास की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2। अब मुझे इनके डायमेंशंस आ गए। मास का डायमेंशन कितना है 1, लेंथ का डायमेंशन कितना है 2 है, टाइम का डायमेंशन कितना है -2। फिर हमने जो फार्मूला लिया था वो फार्मूला था n2 = n1, m1 अपॉन m2 टू द पावर a, l1 अपॉन l2 टू द पावर b, t1 अपॉन t2 टू द पावर c। तो बच्चों m1 अपॉन m2 क्या था, मास था। मास की पावर कितनी है a। l1 अपॉन l2 क्या था, लेंथ थी। लेंथ की पावर कितनी थी b। और t1 अपॉन t2 क्या था, टाइम था। टाइम की पावर कितनी थी c। तो अब मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। जो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वर्क है उसमें मास का डायमेंशन था 1 और यहाँ मास का डायमेंशन है a। तो a इक्वल टू कितना मिल गया मुझे 1। फिर लेंथ अपॉन लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन कितना मिल गया मुझे 2। फिर टाइम, टाइम का डायमेंशन कितना मिल गया 3 -2, टाइम का डायमेंशन कितना मिल गया -2। अब आपको पता चल गया a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है -2। अब एक और प्रोसेस हमने आपको बताया था कि जिसे बदलना है वो ऊपर और जिसमें बदलना है वो किसमें है नीचे। अच्छा तो अब बताओ m2 क्या होगा, किलोग्राम या ग्राम, ग्राम। l2 क्या होगा, सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर। और t2 क्या होगा, सेकंड। लेकिन m1 क्या होगा, किलोग्राम। और किलोग्राम को बदलना है तो किलोग्राम को किस में बदलना है, ग्राम में। तो 1 kg = 1000 ग्राम, मतलब m1 = 1 kg = 1000 ग्राम, l1 = 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, t1 = 1 सेकंड। और n2 की वैल्यू लिखी थी, n1 की सॉरी, कि 1 जूल को अर्ग में बदलिए, मतलब n1 की वैल्यू कितनी थी 1। सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 1 जूल = 10⁻⁷ अर्ग आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट।